मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नोड वोल्टेज थ्योरम, जिसको हम नोडल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक, तो इस थ्योरम के तहत हम किसी सर्किट के एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, पहले उसकी बात करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए सर्किट की एनालिसिस नोडल एनालिसिस नोड वोल्टेज थ्योरम के तहत करते हैं। ठीक, मतलब नोड वोल्टेज थ्योरम का यूज करते हुए कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए किसी भी सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप क्या है, ग्राउंड द बेस लाइन ऑफ द गिवन नेटवर्क एज गिवन नेटवर्क सो दैट द पोटेंशियल बिकम जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ द बेस लाइन। तो हमको क्या करना है, पहले बेस लाइन का जो बेस लाइन जो है गिवन नेटवर्क का है, जो भी गिवन नेटवर्क है उसका जो बेस लाइन होगा उसको पहले ग्राउंड कर देंगे। और ग्राउंड करने से होता क्या है कि जो बेस लाइन का पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाए एट ईच पॉइंट ऑफ द बेस लाइन के हर एक पॉइंट पे वो वैल्यू जीरो हो जाता है ऑफ द गिवन नेटवर्क, जो भी नेटवर्क आपको दिया रहेगा। यह चीज़ भी नेटवर्क का आप करेंगे। नंबर 2 कर लें बात। नंबर 2 है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शन इन द गिवन नेटवर्क। हमको क्या करना है, एंड एज्यूम पोटेंशियल एट ईच अननोन जंक्शन। तो सेकंड स्टेप जो हम लेंगे, तो सेकंड स्टेप हम जो लेंगे उसमें क्या करना है, हमको बताया जा रहा है हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस सर्किट के अंदर कितने नंबर ऑफ जंक्शन है। ठीक, कितने आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शन इन द गिवन नेटवर्क, उस गिवन नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ जंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड एज्यूम पोटेंशियल एट ईच अननोन जंक्शन। तो जंक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद मतलब जंक्शन को पहचानने, मतलब जंक्शन किसको कहते हैं बताया गया था आपको कि एक सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ जुड़े हों तो उसको जंक्शन कहते हैं। तो जब हम जंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सिर्फ उन्हीं जंक्शन पे हम पोटेंशियल एज्यूम करेंगे। तो जो अननोन होगा, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, अननोन होगा। ठीक, तो जिसका पोटेंशियल अननोन होगा उसी जंक्शन पे हम कुछ पोटेंशियल एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम करने का आपको पता है कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं। आप वी ए मान लीजिए, बी वी मान लीजिए, बी एक्स मान लीजिए, बी वन मान लीजिए, बी टू कुछ भी मान लीजिए, वी वाई वी जेड जो भी आपके दिमाग में आता है एट द इंस्टेंट वो भी मान लीजिए। ठीक, तो दो स्टेप हो गए। चलिए अब तीसरे स्टेप की बात करें। तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, एज्यूम करंट ब्रांच वाइज इन द assume current branch wise in each resistor in any direction. Assume current branch wise assume current branch wise in each resistor in any direction. क्या करना है हमको, करंट को ब्रांच वाइज एज्यूम करना है कि हर एक रजिस्टर में ब्रांच वाइज। समझ में आ रहा बात। सर्किट के अंदर गिवन नेटवर्क के अंदर जितने भी रजिस्टर हैं उनमें क्या करना है, एक करंट एज्यूम करना है ब्रांच वाइज। तो अभी जो पिछला मेथड था मेश मेथड, तो मेश मेथड में हम लोग मेश वाइज करंट एज्यूम करते थे। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज मतलब हर एक रजिस्टर के लिए हर एक अलग करंट होगा। जो सीरीज में होगी केवल उन्हीं का सेम होगा, लेकिन बाकी के लिए क्या होगा, हर एक रजिस्टर में के केस में हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग करंट होगा। समझ में आ रहा बात। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो रजिस्टर सीरीज में होंगे बस वहीं पे करंट की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज हर एक रजिस्टर का जो करंट होगा वो कैसा होगा, अलग अलग एज्यूम करना होगा। और उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, आप फ्री है चाहे जिस डायरेक्शन में इसको एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस ऑल करंट इन नोडल फॉर्म। अब सारे करंट को एक साथ क्या कर देना है, नोडल फॉर्म में
एक्सप्रेस कर देना, नहीं सॉरी, फोर्थ स्टेप है तो फिर फिफ्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, अप्लाई केसीएल एट ईच जंक्शन। तो किस जंक्शन पे, अननोन जंक्शन। समझ में आ रहा है? तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, अप्लाई केसीएल एट ईच अननोन पोटेंशियल, अननोन पोटेंशियल जंक्शन। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है हर एक अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे। हर एक अननोन पोटेंशियल जंक्शन पे क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। एक्सप्रेस ऑल करंट इन नोडल फॉर्म। सारे करंट को हम नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सारे करंट को हम क्या करेंगे, नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? एक्सप्रेस ऑल करंट इन नोडल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नंबर ऑफ जंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन आपको मिलते हैं या तैयार करने होते हैं। तो मेश मेथड में क्या बताया था हमने, जितने नंबर ऑफ मैसेज होते हैं उतने नंबर ऑफ अननोन करंट मेश करंट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार करते हैं। ठीक। और यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है, जितने नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन आपको तैयार करने हैं। समझ में आ गया बात? फिर से एक बार आप लोगों को बता दिया जा रहा है शुरू से। पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि अगर किसी सर्किट की एनालिसिस हमको नोड वोल्टेज थ्योरम या नोडल एनालिसिस से करनी है, तो पहले तो उस सर्किट, जो भी गिवन नेटवर्क सर्किट होगा उसके बेस लाइन इसके बेस लाइन को हम ग्राउंड कर देंगे। बेस लाइन को ग्राउंड करते ही बेस लाइन को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। और ग्राउंड करते ही क्या है, जो नीचे बेस लाइन का पोटेंशियल है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमने ये बताया कि उस सर्किट के अंदर नंबर ऑफ जंक्शन को आइडेंटिफाई करने हैं। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ जंक्शन को आइडेंटिफाई करने हैं और जितने भी अननोन पोटेंशियल जंक्शन हो उन पे कुछ पोटेंशियल जूम कर लेना है। जितने भी अननोन जिस जंक्शन की पोटेंशियल आपको ना पता हो उस पर कुछ पोटेंशियल जूम कर लेना। ठीक। थर्ड स्टेप बताया जा रहा है क्या, कि हमको क्या करना है, करंट अज्यूम करंट ब्रांच वाइज इन ईच रजिस्टर। मतलब हमको क्या करना है, हर एक रजिस्टर पे क्या करना है, करंट अज्यूम करना ब्रांच वाइज। हर एक रजिस्टर पे क्या करना है, करंट अज्यूम करना ब्रांच वाइज। इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक। लेकिन यह भी ध्यान देना, एक कंसेप्ट आपको पीछे दिया जा चुका है कि अगर दो रजिस्टर सीरीज में है तो उनके लिए करंट की वैल्यू सेम होती है, यानी कि उनके लिए करंट एक ही करंट मानेंगे, अलग अलग करंट नहीं मानेंगे। बाकी रजिस्टर के लिए अलग अलग करंट मानेंगे। ठीक। मानना वाला और जिम करना। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएगा, हर एक अननोन जंक्शन पोटेंशियल पे केसीएल लगाना है। हर एक अननोन जंक्शन पोटेंशियल पे क्या लगाना है, केसीएल लगाना है। उसका नेक्स्ट स्टेप बताया गया, एक्सप्रेस ऑल करंट नोडल फॉर्म। तो करंट का नोडल फॉर्म क्या होता है अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं आपसे। पहले स्टेप क्या क्या लेने उसकी बातें हो जाए। ठीक। सारे करंट जो केसीएल लगाने के बाद इक्वेशन बनेगा, हर एक अननोन पोटेंशियल पे केसीएल अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा
उसमें मिले हुए करंट को क्या करेंगे हम लोग नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक। और जितने ही अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे उतनी ही इक्वेशन आपको तैयार होंगे या तैयार करना है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे करंट का नोडल फॉर्म क्या होता है। तो करंट का नोडल फॉर्म के लिए फॉर एग्जांपल के नीचे देखें, आपका एक रजिस्टर R1 है। आपका रजिस्टर R1 है जो 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, ए और बी के बीच में। क्लियर है। ए और बी के बीच में कनेक्ट है। उस R1 रजिस्टर में जो करंट का फ्लो है वो आई है और उसका फ्लो किधर है, ए टू बी की तरफ है। जो करंट का फ्लो है ए टू बी है और उसकी वैल्यू कितनी है, आई। समझ में आ रहा है। जो करंट का फ्लो है वो आई एम्पियर के बराबर है और जो रजिस्टर R1 कनेक्ट है वो ए टू बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में कनेक्ट है। ठीक। अब हम बात करेंगे कि जब करंट ए से बी फ्लो करेगा तो अगर ए पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वी है और बी पे जो पोटेंशियल उसकी वैल्यू वी भी है, तो जब करंट का डायरेक्शन ए टू बी होगा तो उस केस में ए पॉइंट पे मिलने वाला जो पोटेंशियल होगा वो बी पॉइंट पे मिलने वाले पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हाइयर होगा और बी पॉइंट पे मिलने वाला जो पोटेंशियल होगा वो ए पॉइंट पे मिलने वाले पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लोअर होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से वी ए पोटेंशियल को ए बी डायरेक्शन के तहत वी ए पोटेंशियल को हाइयर कहेंगे, वी बी पोटेंशियल को लोअर कहेंगे। ठीक। तो इस तरीके से जब हाइयर पोटेंशियल वी हो गया और लोअर पोटेंशियल वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो ये वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस मिलेगा, ये हो जाएगा वोल्टेज क्रॉस ए बी टर्मिनल। ये हो जाएगा वोल्टेज क्रॉस ए बी टर्मिनल। तो उस ए बी टर्मिनल के तहत जो फ्लो करने वाला करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ से वी अपॉन आर। तो वी के यहाँ वैल्यू कितनी आपने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, और आर के यहाँ कितना यूज हो रहा है, R1। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई R1। तो ये जो फॉर्म है करंट का, इसी को करंट का नोडल फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा बात। ये जो करंट का फॉर्म इसी को क्या बोलते हैं, नोडल फॉर्म। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं। अगर उसी 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में रजिस्टर के साथ साथ वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, उसी 2 पॉइंट के बीच में रजिस्टर के साथ साथ क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। ठीक। और करंट का फ्लो अभी भी ए टू बी है। करंट का फ्लो क्या है, अभी भी ए टू बी है। तो ए पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल अगर बी है, बी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल अगर बी भी है, तो करंट का फ्लो ए टू बी होने के कारण एक पॉइंट का पोटेंशियल वी ए पॉइंट के पोटेंशियल बी बी के रिस्पेक्ट में हाइयर होगा और बी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल बी बी ए पॉइंट पे मिलने वाले पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लोअर होगा। क्लियर है। और जब ऐसा होगा तो जो तो करंट का फ्लो ए से बी होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी होगा। ये तो फिक्स है, लेकिन जो बीच में वोल्टेज सोर्स आ रहा है वो भी पोटेंशियल वाले टर्म में ही ऐड होगा। वो किधर होगा, पोटेंशियल वाले टर्म में ही ऐड होगा। तो उस वो विद माइनस साइन के साथ ऐड होगा कि विद प्लस साइन के साथ ऐड होगा, इसकी बातें करेंगे। ठीक।
तो जैसा हमने कंसेप्ट पीछे से ही देते चले आ रहे हैं कि अगर मेरे ऑब्जर्वेशन जब किसी सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं, उस दौरान जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस डायरेक्शन में भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो भी सेकंड प्लेट होगा बैटरी का उसी का साइन यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पे जो जो ई पी के बीच में जो वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, और उसका निगेटिव प्लेट ए की तरफ है और पॉजिटिव प्लेट बी की तरफ, और हम करंट चला कहाँ से चला मेरा, ए से बी, तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, प्लस, तो क्या लिखेंगे, +10। समझ में आ रहा बात, तो सेकंड प्लेट क्या लिखेंगे, +10, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो अब आपको पता ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं, I = V/R, तो टोटल पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी हो गई, VA - VB +10, और डिवाइडेड बाय R के यहाँ क्या लिखेंगे, R1। क्लियर है। तो इस तरीके से ये करंट का नोडल फॉर्म हो गया केस 2 वाले में, कि जब आपका 2 पॉइंट के बीच में रजिस्टर के साथ वोल्टेज सोर्स दिखेगा उस केस में क्या करेंगे। अब इसी का उल्टा केस 1 में भी उल्टा बात, जब करंट का फ्लो B to A होगा और केस 2 में भी जब करंट का फ्लो B to A होगा तो उस टाइम उस रिस्पेक्ट में बात कर लें। इसमें दिया नहीं है लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जब करंट का फ्लो B to A होगा तो B पॉइंट पर मिलने वाला जो पोटेंशियल VB है वो हायर होगा A पॉइंट पे मिलने वाले पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, वो हायर होगा A पॉइंट पे मिलने वाले पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, VB - VA, क्योंकि करंट का फ्लो हम तब बात कर रहे हैं केस 1 में बात कर रहे हैं जब फ्लो B to A होगा, तो उस टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या हो जाएगा, A B पॉइंट के बीच में VB - VA। तो उस टाइम जो हम करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे ओम्स लॉ से वो V/R हो जाएगा, तो नोडल फॉर्म में उसकी वैल्यू क्या जाएगी, VB - VA/R। नेक्स्ट इसी तरीके से केस 2 में जब करंट का फ्लो B to A होगा तो यहाँ पे भी BB का पोटेंशियल VA के रिस्पेक्ट में हायर हो जाएगा। उस केस में क्या लिखेंगे, VB - VA, और वोल्टेज सोर्स का सेकंड प्लेट जब B से A की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यानी कि VB - VA -10। ठीक, VB - VA -10। अब हम करंट का एक्सप्रेशन ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, I = V/R, तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या है, VB - VA -10, R का वैल्यू क्या है, R1/R1। क्लियर हो गया। तब तक इसको आप रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद हम केस 3 और केस 4 की बात करते हैं।
चार्ज। तो आपने दोनों केस समझ लिए होंगे, केस 1 केस 2। अब केस 3 की बात करते हैं हम लोग। तो केस 3 में जब हम लोग बात करेंगे तो केस 3 क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में एक नहीं दो रजिस्टर जुड़े हों, क्या हो, एक नहीं दो रजिस्टर जुड़े हों, साथ ही साथ वोल्टेज सोर्स भी जुड़ा हो। समझ में आ रहा बात? एक नहीं दो रजिस्टर जुड़े हों, साथ ही साथ वोल्टेज सोर्स भी जुड़ा हो। तो अभी हमने बताया कि अगर एक पाथ में दो रजिस्टर हैं तो यानी कि वो दोनों सीरीज में हैं, और जब दोनों सीरीज में होंगे तो उनके लिए दो अलग अलग करंट मानेंगे, उनके लिए एक ही करंट मानेंगे। यानी ए से बी पॉइंट के बीच में अगर दो नहीं तीन नहीं चार रेजिस्टेंस हो तो उनके लिए एक ही करंट मानेंगे, लेकिन अलग अलग पॉइंट के बीच में अलग अलग रजिस्टर है तो अलग अलग करंट मानेंगे। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे, फिर बात करेंगे क्या। अब दो रजिस्टर कौन कौन से, एक R1 है एक R2 है, और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल V है, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है VB। और करंट का फ्लो किधर दिखाया गया, ए से बी की तरफ, यानी कि जो ए पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल जो वी है वो हायर होगा बी पॉइंट पे मिलने वाले पोटेंशियल वी बी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि करंट का फ्लो ए टू बी है, लेकिन उस वी बी माइनस वी बी में एक और टर्म जुड़ेगा। तो वो कौन सा टर्म है, जो बीच में आपका 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। अब वो विद प्लस साइन के साथ जुड़ेगा कि माइनस साइन के साथ जुड़ेगा, वो बात आगे करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि आपके मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि बैटरी का कौन सा साइन लेना है। तो आपके मूवमेंट के डायरेक्शन में जो भी सेकंड प्लेट पड़ेगा बैटरी का, उसका साइन लेना है। तो यहाँ से देखें, जब ए टू बी चल रहे हैं तो जो वोल्टेज सोर्स लगा वो कितने वोल्ट का लगा है, 5 वोल्ट का। और जो 5 वोल्ट का लगा है, जिसका सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, ए टू बी के डायरेक्शन में माइनस। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी माइनस 5। क्लियर बात? तो जो करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो जहाँ वी क्या है, ए से बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या पाया, वी ए माइनस वी बी माइनस 5। अब डिवाइडेड बाई आर के यहाँ क्या लिखेंगे, हमने बताया दोनों रजिस्टर R1 और R2
एक ही पाथ में मतलब ए से बी पॉइंट के बीच में है तो वहाँ पे करंट का फ्लो एक ही होगा। जब करंट का फ्लो एक ही होता है तो रजिस्टर क्या होते हैं, सीरीज में। यानी कि उस पाथ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वहाँ का, R1 प्लस R2। तो उससे डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि अब आप कंफ्यूज हो जाएं कि R1 से डिवाइड करेंगे कि R2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा बात? कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा नोडल फॉर्म में, I इक्वल टू वी ए माइनस बी बी माइनस 5 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अब एक चौथा केस है कि दो पॉइंट के बीच में रजिस्टर के साथ साथ करंट सोर्स भी आ जा रहा है और उस रजिस्टर में फ्लो करने वाला जो करंट है वो क्या है, आई माना गया है ए टू बी की डायरेक्शन में। ए पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट पे मिलने वाला जो पोटेंशियल है वो वी बी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब हमको नोडल में जब नोड वोल्टेज थ्योरम से या नोडल एनालिसिस से किसी सर्किट की एनालिसिस करते हैं और किसी पाथ में आपको एक करंट सोर्स दिख जाए तो उस पाथ में जो माना हुआ करंट है उस करंट सोर्स के बराबर होगा, या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तो नेगेटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव साइन के साथ कब बराबर होगा, ये बात आ चुकी है कि आपका माना हुआ करंट उस डायरेक्शन में होगा, करंट सोर्स के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, आपका माना हुआ करंट करंट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब तो नेगेटिव। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू सीधे हम 5 एम्पियर लिखेंगे। यहाँ पे आई को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे कि नोड वोल्टेज थ्योरम से या नोडल एनालिसिस से किसी सर्किट एनालिसिस करने के दौरान अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर करंट सोर्स आता है और उस पाथ में कुछ करंट आपने मान रखा है तो उस करंट को हम नोडल फॉर्म में ज़बरदस्ती एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि उस करंट की जो वैल्यू होगी उस दिए हुए करंट उस पाथ में लगे हुए करंट सोर्स के बराबर होगा, या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तो नेगेटिव साइन के साथ। पॉजिटिव साइन के साथ तब जब वो सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट माइनस साइन नेगेटिव साइन के साथ साथ जब वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।